सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा, IMPPSC, व्यापम परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, बैंकिंग, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा, रोजगार सहायक की भर्ती इत्यादि उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे YouTube चैनल OP मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था संविधान, जिसका प्रैक्टिस वर्कबुक 6 आप लोग किए थे, जिसमें आवाज नहीं आया था, जिसका प्रैक्टिस आप लोग कर चुके होंगे। आज हम उसका उत्तर भी देंगे। जो छात्र अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है ए है, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी है, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी है, यह दूसरे देशों के संविधानों की अक्षरशः नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर ए दिया है अत्यंत लचीला है, ऑप्शन नंबर बी दिया है अत्यंत कठोर है, ऑप्शन नंबर सी दिया है कठोर कम और लचीला अधिक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है लचीला कम कठोर अधिक है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत का संविधान, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम और लचीला अधिक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मैंडस, ऑप्शन नंबर बी दिया है हैबियस कार्चस,
ऑप्शन नंबर सी दिया है कोवारंट। ऑप्शन नंबर डी दिया है सर्सियोरी। अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को दोबारा सुन लें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एकात्मक। ऑप्शन नंबर बी दिया है पूर्णतया संघात्मक। ऑप्शन नंबर सी दिया है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर डी दिया है भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी दिया है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो ये एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, यानी भारत के नागरिकों के कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, तो इसका उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल जम्मू कश्मीर के मामले, ऑप्शन नंबर डी दिया है अस्पष्ट। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, क्या राष्ट्रपति
शासन की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्न में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जन्मजात, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी देशीयकरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत की नागरिकता निम्न में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ये जन्मजात, ये भी उत्तर सही है। वंशानुक्रम, ये भी उत्तर सही है। देशीयकरण, ये भी उत्तर सही है। उपयुक्त सभी, यानी जन्मजात, वंशानुक्रम, देशीकरण, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। जनता पार्टी सरकार ने इस कार्यकाल को संशोधन करके पुनः 5 वर्ष कर दिया। यह संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 43वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है 44वां, ऑप्शन नंबर सी दिया है 45वां, ऑप्शन नंबर डी दिया है 46वां। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। जनता पार्टी सरकार ने इस कार्यकाल को संशोधन करके पुनः 5 वर्ष कर दिया। यह संशोधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर क्या होगा? 44वां। अगला प्रश्न है, संविधान में व्यवस्था की गई है कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाया जाए तथा प्रथम अधिवेशन के अंतिम दिन तथा द्वितीय अधिवेशन के प्रथम दिन के मध्य इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 माह, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 माह, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 माह, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8 माह। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान में व्यवस्था की गई है कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाया जाए तथा प्रथम अधिवेशन के अंतिम दिन तथा द्वितीय अधिवेशन के प्रथम दिन के मध्य इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 माह। तो इसका उत्तर क्या होगा? 6 माह। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऐसा अध्यादेश विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के बाद उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, अन्यथा वह एक निर्धारित समय बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। वह समय कितना है? एक बार फिर प्रश्न सुन ले, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऐसा अध्यादेश विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के बाद उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, अन्यथा वह एक निर्धारित समय बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। वह समय कितना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। इसका उत्तर क्या होगा? 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी शक्तिशाली है। यह शक्ति किस संदर्भ में है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, सर्वोच्च न्यायालय अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, वह राष्ट्रपति व अन्य लोगों को पदमुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, वह उच्च न्यायालयों का निरीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, वह सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को रद्द कर सकता है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। यह कहा जाता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी शक्तिशाली है। वह शक्ति किस संदर्भ में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल में संघ सरकार निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, वह राज्य सरकारों को प्रशासकीय निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, वह नागरिकों को बिना कारण बताए बंदी गृह में डाल सकती है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, आपातकाल में संघ सरकार निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकती है? यहां ध्यान देना, क्या नहीं कर सकती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह नागरिकों को बिना कारण बताए बंदी गृह में डाल सकती है। अब बाकी जो है कर सकती है कि वह राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है, वह राज्य सरकारों को प्रशासकीय निर्देश दे सकती है, और वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, क्या नहीं कर सकती? तो क्या नहीं कर सकती, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह नागरिकों को बिना कारण बताए बंदी गृह में डाल सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सहायता तथा परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने को बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने को बाध्य है। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, राष्ट्रपति की सहायता तथा परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसका क्या अर्थ है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने को बाध्य है। लेकिन ये ध्यान देना है, संविधान के दायरे में है ये, इसलिए बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने को बाध्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रधानमंत्री को केंद्रीय सरकार में शक्तिशाली बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह लोकसभा सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, वह मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का बहुमत उसके पक्ष में होता है। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रधानमंत्री को केंद्रीय सरकार में शक्तिशाली बनाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का बहुमत उसके पक्ष में होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्यों अपनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, संसद के निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को समान महत्व प्रदान करने के लिए। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्यों अपनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को समान महत्व प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच आय के साधनों के बंटवारे का सुझाव कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है संसद। ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी दिया है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रधानमंत्री। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, केंद्र और राज्यों के बीच आय के साधनों के बंटवारे का सुझाव कौन देता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी दिया है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी दिया है दोनों सदनों के प्रति। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, श्री नरेश लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा वे शासन में मंत्री नियुक्त किए गए। कुछ समय बाद उनका चुनाव अवैध घोषित किया गया। इस परिस्थिति में संवैधानिक नियमों के अनुसार ऑप्शन नंबर ए 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, वे राष्ट्रपति की अनुमति से अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उन्हें पद मुक्त कर सकता है।
तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। श्री नरेश लोकसभा के सदस्य चुने गए। नरेश मतलब कोई अन्य व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं। श्री नरेश लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा वे शासन में मंत्री नियुक्त किए गए। कुछ समय बाद उनका चुनाव अवैध घोषित किया गया। यानी जब अवैध घोषित किया गया तो वह लोकसभा के सदस्य नहीं रह सकते। तो इस परिस्थिति में संवैधानिक नियमों के अनुसार तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में शिक्षा मंत्री को अपने प्रस्तुत विधेयक पर आवश्यक मत नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की सलाह के अनुसार निर्णय किया जाएगा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। विधानसभा में शिक्षा मंत्री को अपने प्रस्तुत विधेयक पर आवश्यक मत नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा, संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व त्यागपत्र दे दे तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम राज्यपाल उठाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है, सत्ता दल से नए नेता के निर्वाचन के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी दिया है, विधानसभा से नए नेता के निर्वाचन के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी दिया है, विधानसभा के अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी दिया है, विधानसभा भंग करके नए निर्वाचन के लिए आदेश देना। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व त्यागपत्र दे दे तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम राज्यपाल उठाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता दल से नए नेता के निर्वाचन के लिए कहना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर बी दिया है, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी दिया है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी दिया है, न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका यानी मुख्य न्यायाधीश। न्यायपालिका जो कोष्टक में लिखा है मुख्य न्यायाधीश, यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता? ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए दिया है,
वह प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यसभा को भंग कर सकता है तथा नए सिरे से नए सदस्यों का चुनाव करा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बोल रहा है कि नहीं करना है। क्या कर रहा है, प्रश्न एक बार फिर सुन ले। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यसभा को भंग कर सकता है तथा नए सिरे से नए सदस्यों का चुनाव करा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं कर सकता। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यहां भी ध्यान देना है, कार्य नहीं है कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, वह सरकार का निर्माता है। ऑप्शन नंबर बी, वह सरकार को भंग करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर सी, वह सरकार के क्रियाकलापों का मुख्य प्रबंधक है। ऑप्शन नंबर डी, वह उच्च केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करता है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह उच्च केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करता है। यही इसका आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संसद सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सीमाओं में सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर सी, संघात्मक राज्य में सर्वोच्चता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, क्या भारतीय संसद सर्वोच्च है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सीमाओं में सर्वोच्च है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर बी दिया है के.सी. पंत। ऑप्शन नंबर सी दिया है जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रणब मुखर्जी। इसका एक बार फिर प्रश्न सुन ले, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका उत्तर होगा एन.के. सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कठोर संविधान का सबसे बड़ा गुण है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, संविधान के नियम निश्चित और स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, जनता में अधिक लोकप्रिय होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, राजनीतिक दलों के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रहता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा समुचित रूप से करता है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से कठोर संविधान का सबसे बड़ा गुण है? यहां ध्यान रखना है, कठोर बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा समुचित रूप से करता है। यही सबसे बड़ा गुण है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री व दलीय अध्यक्ष में कौन अधिक शक्तिशाली है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी दिया है दलीय अध्यक्ष।
ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों संयुक्त रूप से। ऑप्शन नंबर डी दिया है यह प्रधानमंत्री अथवा दलीय अध्यक्ष के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, प्रधानमंत्री व दलीय अध्यक्ष में कौन अधिक शक्तिशाली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह प्रधानमंत्री अथवा दलीय अध्यक्ष के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आज का अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट है, कई बार आया है ये, बलवंत राम मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शन नंबर ये दिया है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन प्रस्तावित था। ऑप्शन नंबर बी दिया है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, बलवंत राम मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो आज का प्रश्न यहीं तक। कल हम फिर प्रश्न लोड करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। जो बच्चे अन्य शहरों में, बड़े शहरों में कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों को, उन छात्रों को हमारे वीडियो के बारे में बताएं और निःशुल्क अध्ययन करें। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।